कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 जो साइंस का है। जो चैप्टर का नाम है अध्याय 2 है। जो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। जो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बिना समय गवाते हुए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हर प्रकार के आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड बुक पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है। बोल देगा कि आपको नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन सा अम्ल है? तो आप क्या बोलिएगा? जो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल। ठीक है, जो नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार को का स्वाद कैसा होता है? क्षार जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है और एवं उसका लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? तो क्षार। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे। लिटमस लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलिन फिनोल्फथेलिन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लिटमस लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इस सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, जो ट्रेन का आवाज आपको सुनाई देगा, जो मेरे स्टूडियो के बगल से ट्रेन का आवाज है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे। यह बैंगनी रंग का होता है। यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन एवं में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी-कभी केवल सूचक कहते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। अम्ल एवं क्षारक देखेंगे। जो विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो भी सूत्र है आप लोग इसे महत्वपूर्ण मान के आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है? रंग में परिवर्तन के द्वारा हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय होते हैं। क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जो अम्लीय या क्षारीय गंध में माध्यम से बदल जाते हैं कुछ पदार्थ। ठीक है, चलिए देखेंगे। अम्ल एवं क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। चलिए आप दिखाएंगे अम्ल और क्षार के साथ धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन करता है। हाइड्रोजन गैस के निकलने से यह पता चलता है अम्ल अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, जिसे लवण कहते हैं। ठीक है, जिसे लवण कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे देखेंगे। अम्ल प्लस, देखिए अम्ल प्लस धातु क्या होता है? बराबर होता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो इंग्लिश में इसका नाम दिया हुआ है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे देखिए, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। धातु कार्बोनेट जो है किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये आपका सोडियम कार्बन ऑक्साइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक है, सोडियम क्लोराइड है।
से बनता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जो पीछे हम बताए हैं वही है, ठीक है। चलिए, उत्पादित उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड के चूने के पानी से प्रवाहित करने पर कार्बन हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बन ऑक्साइड से कार्बन कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर इस चीज का निर्माण होता है, ठीक है। जो इस सूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट के विधि रूप है। अभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इस पट्टी का देखेंगे। चलिए इस पट्टी का देखेंगे अब। धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल से होता है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल होता है। अम्ल 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 द्वारा क्षारक का प्रशिक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोर मैग्नीशियम मैग्नीशियम पोटेशियम क्लोराइड होगा और सोडियम क्लोराइड से हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा, ठीक है। फिर देखेंगे अम्ल अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। चलिए 3 नंबर में देखेंगे। इस नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्षारक प्लस लवण, क्षारक प्लस क्या होगा, क्षारक प्लस अम्ल से बनता है लवण प्लस जल, ठीक है। अम्लों के साथ देखिए, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाले सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल से बनता है लवण प्लस जल, ठीक है। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर के लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानता है। सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H प्लस है, इससे ज्ञात है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। अम्ल के जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। देखिए जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अणुओं में H प्लस हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक प्लस, देखिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्लोरिक प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस क्लोरीन होगा, ठीक है। देखिए किसी क्षार के, पहले इसको देखेंगे एक मिनट। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H प्लस में को हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस से दर्शाना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन प्लस H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड से बनेगा H3O प्लस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है।
तो देखिए यहाँ से आप लोग बता सकते हैं ये चल क्यों न रहा है। ठीक है, देखिए आप लोग इसे देख लीजिएगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम प्लस हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रोजन होगा, इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सभी क्षारक जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन का तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। जो सभी क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं और इसे कभी चखना या छूना मतलब सही नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, सभी अम्ल तथा सभी क्षारक उत्पन्न करते हैं तथा अतः अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो अम्ल प्लस क्षारक से बनता है लवण प्लस लवण प्लस जल बनता है। ठीक है, जो लवण प्लस जल बनता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्रता नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है तथा तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। किसी देखिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है और पूषांश जो जर्मन शब्द है उसे अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा पीएच को एक ऐसी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता इतनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे। जो नेक्स्ट ही देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो देखिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट को देखिए, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि पीएच स्केल किसी विलयन का समान मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH- की सांद्रता में वृद्धि की दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। ठीक है, जो आप लोग देख सकते हैं हम जूम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसमें देखिए
देखिए उदासीन है 7 पे और बढ़ती हुई अम्लीयता की प्रकृति, उदासीन है 7 पे और बढ़ती हुई क्षारीय की प्रकृति 14 तक गया है, ठीक है। जो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है और H प्लस आयन की सांद्रता में कमी आती है, ठीक है। अब देखिए अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस तथा OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक, अब नेक्स्ट देखेंगे, अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल प्रबल अम्ल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल दुर्बल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। अब देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में देखिए पीएच का महत्व क्या है, तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए ठीक है, देखिए अब देखिए उसकी दृष्टि ही वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल में के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों कर उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे कारकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का संख्या प्रारंभ प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंतवल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच 5.5 कम होने पर वह संक्षारित हो जाता है, क्योंकि देखिए आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो वो क्या होगा, दांत सड़ना गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए देखेंगे, क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण है, तो देखिए प्राकृतिक स्रोत अम्ल, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। देखिए किससे क्या मिलता है, देखिए सिरका से मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है, संतरा से सिट्रिक अम्ल मिलता है, इमली से टार्टेरिक अम्ल मिलता है, टमाटर से ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, खट्टा दूध या दही से मिलता है लैक्टिक अम्ल, और नींबू से मिलता है साइट्रिक एसिड, चींटी से मिलता है, चींटी का डंक से मिलता है मेथेनोइक अम्ल, और डेटेल का डंक से मिलता है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। आप लोग याद करिएगा, ये किस पदार्थ से कौन सा अम्ल निकलता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए लवण परिवार परवल, देखिए यहाँ पे देखेंगे लवण परिवार परवल अम्ल एवं एवं परवल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन उदासीन होते हैं, जबकि परवल परवल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। परवल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए साधारण नमक से रसायन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के, देखिए नेक्स्ट देखेंगे, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड का पृथक किया जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का पृथक किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बड़े आकार के, देखिए नेक्स्ट देखिए,
बड़े आकार के बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज तब बने जब युगों की व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित होने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। विरंजक चूर्ण शुष्क का बुझा चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण है। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड से दर्शाया जाता है। CaOCl2 क्लोराइड से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, विरंजक चूर्ण का उपयोग। विरंजक चूर्ण बुझा हुआ चूना, देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र देखिए यह है। बुझा हुआ चूर्ण का सूत्र ये है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और बुझा हुआ चूना का सूत्र है, चूना का मतलब सूत्र है पर क्लोरीन की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम क्लोराइड से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। ये तो आप लोग को बता दिए थे, लेकिन देखिए बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन, देखिए यहाँ पे बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन से क्या बनता है, तो देखिए CaO O को पहले लाया और H के लास्ट में लेने दिया। ठीक है, OH2 है इसलिए डबल कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन में व्यंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में है। ठीक है, ये 1 और 2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं हम लोग, फिर उसके बाद छोटा सा और बचा हुआ है, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NH3 और NH4 NH, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड से होता है सोडियम, देखिए NH3 से होता है अमोनिया क्लोराइड है, और देखिए फिर NH3 से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टेरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। NaHCO3 प्लस H से होता है, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से होता है, देखिए तो CO2 को छिड़का दिया है, फिर H2O को अम्ल सोडियम लवण किसी अम्ल से कराकर अभिक्रिया कराता है। ठीक है, अब देखिए उसके जस्ट नेक्स्ट देखेंगे। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या केक में खमीर उठ जाता है यानी फूल उभर जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है।
ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड एल्डिहाइड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल के अधिकतम को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ठीक है। फिर उसके देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जा गया है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, धोने का सोडा। धोने का सोडा को देखिए, अब धोने का सोडा को देखेंगे। धोने का सोडा का सूत्र देखिए Na2CO3 से 10H2O है धोने का सोडा। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। ठीक है। तो धोने का सोडा का सूत्र देखिए दे दिया है, फिर इसके बाद इधर विस्थापन करके इसे तोड़ दिया गया है। देखिए ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा सूत्र को, जो Na2CO3 प्लस 10H2O को देखिए तोड़ दिया है, तो Na2CO3 कर दिया है, फिर 10H2O को ज्यों के त्यों लिख दिया है, देख सकते हैं जो। देखिए अब उसके आगे देखिए सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। अब फिर देखिए देखेंगे उसके धोने के सोडे का उपयोग देखेंगे। देखिए धोने के सोडे का उपयोग क्या है। धोने के सोडे का उपयोग क्या है, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। ठीक है, हम लोग देखते चलिएगा। देखिए 2 नंबर क्या कर रहा है, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। और 3 नंबर में देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है धोने का सोडा का। ठीक है। और चौथा में देखिए जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बता चुके हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट देखेंगे, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई है, जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, देखिए जलीय क्या बोलता है, देखिए जलीय रासायनिक सूत्र, जलीय जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 5H2O है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए जिप्सम। आइए जिप्सम के बारे में पढ़ते हैं। जिप्सम एक अन्य लवण है जिससे क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टल के जल के 2 गुण होते हैं, 2 अणु होते हैं और इसका सूत्र है। देखिए जिप्सम के क्रिस्टलन जल का सूत्र होता है, जल है और इस क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं और इसका सूत्र क्या है, CaSO4 2H2O। ठीक है। अब इधर थोड़ा सा और बच गया हुआ है जो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मेन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टरी टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जो जैसे कि हड्डी उड्डी टूट जाता है तो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या करते हैं वो टाका वहां पे देते हैं, मतलब प्लास्टर करते हैं, तो जो चूना रहता है वो उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हेमीहाइड्रेट से हाफ H2O से प्लस 1 हाफ H2O से होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हेमीड्राइट अर्ध हाइड्रेट या हेमीड्राइट भी कहा सकते हैं। ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। देखिए यहाँ पे देवे किया है, देखिए हम लोग देखिए प्लास्टर जिप्सम का सूत्र ये दिया है और इससे क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आप लोग देख सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग एक छोटे से वीडियो के माध्यम से करा देंगे और जिसमें अगर इसमें करते हैं तो ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं
उसका भी कमेंट करके बताइए, फिर हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर देंगे। जब तक के लिए हमारे वीडियो बने रहिए, सीरीज बाय सीरीज, चैप्टर बाय चैप्टर चलते रहेगा एनसीईआरटी, जो 10th का खत्म होगा, फिर इंटर 11th का करेंगे, फिर 12th का करेंगे। इसी तरह से हमारा सीरीज चलता रहेगा। 6 का भी कराएंगे, 7 का भी कराएंगे, 8 का भी कराएंगे और 9th का भी कराएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।